लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से 8 से 10 कुछ कन्वर्जन दिए थे आप लोगों को, और वो कन्वर्जन आप लोगों को होमवर्क में करने थे। उसमें से ये सवाल था जो आपको डाउट है, वो है बेंजाइल अल्कोहल में से क्या फॉर्म करवाना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड। हम दो तरीके से इसे बना सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। देखिए बेंजाइल अल्कोहल ले लीजिए, तो बेंजाइल अल्कोहल का मतलब है ऑन द बेंजीन रिंग CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। यहां पर आप HBr से यदि इसका रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ, HBr, तो OH एंड H दोनों मिलके क्या रिमूव कर देंगे, वाटर, एंड ब्रोमीन टेक प्लेस, ब्रोमाइड टेक प्लेस ऑफ OH, so the compound will be on the benzene ring CH2Br. Clear? तो दिस इज अ बेंजाइल ब्रोमाइड। इन शॉर्ट OH को मैंने रिप्लेस किया हैलोजन से। अब एक बार हैलोजन को रिप्लेस कर लिया तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली मेथड भी यूज कर सकते हो। रीजन क्यों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है, तो थोड़ा समझो। फिनाइल इथेनोइक एसिड का मतलब क्या होता है, फिनाइल इथेनोइक एसिड का मतलब होता है ये ऑन द बेंजीन रिंग CH2COOH, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है ऊपर। तो फिनाइल इथेनोइक एसिड में यहां पर 2 कार्बन है और यहां पर मेरे पास एक ही कार्बन है, तो एसेंट ऑफ चेन, एक कार्बन मुझे इंक्रीज करवाना है, और कार्बन में साइनाइड से इंक्रीज कर सकता हूं या फिर CO2 से इंक्रीज कर सकता हूं। तो वी हैव अ 2 मेथड। तो यहां से हम लोग 2 अलग अलग मेथड से काम कर सकते हैं। मान के चलो मैं KCN यूज करूं, पोटेशियम साइनाइड, तो Br एंड K क्या मिलेंगे, KBr रिमूव कर लेंगे, एंड ऑन द बेंजीन रिंग क्या मिल गया बेटा मुझे, CH2CN मिल गया। एंड CH2CN मिलने के बाद मैं इसको वाटर ऐड करूंगा H+ की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन यहां पर और दोनों हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा बताओ, ऑन द बेंजीन रिंग CH2CONH2, एंड फिर आगे ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा फाइनली, वाटर। अब और ऑक्सीडेशन करो बेटा, H2OH+ हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से अमोनिया रिलीज होगा ना एक हाइड्रोजन के साथ, NH3 रिलीज होगा, एंड बच गया OH जो CO के साथ जुड़ेगा, तो ऑन द बेंजीन रिंग CH2COOH। ये प्रोसेस नहीं कर रही क्या, करवा रखी है, याद है नहीं है वो सवाल अलग है। अब हम लोग मैग्नीशियम का ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, तो यहां पर ऑन द बेंजीन रिंग ये मैग्नीशियम कहां आएगा बेटा, दोनों के बीच में CH2MgBr बनेगा, राइट। ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। अब हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं इसमें, CO2, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CO2। क्या होगा बताइए, ये जो माइनस है कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, बनेगा यहां पर CH2C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr। ये MgBr ऑक्सीजन के पास चला गया, ऑक्सीजन हो गया माइनस, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव था, नेगेटिव ने अटैक किया पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर, ये माइनस ये प्लस आपस में जुड़ गए। अब इसका क्या करना है हम लोगों को, हाइड्रोलाइसिस, H3O+, जिसे आप लोग H2O या फिर HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H+ लिखते हो। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, OH माइनस H+, यहां से ये अलग है प्लस, MgBr मैग्नीशियम के ऊपर प्लस है, तो यहां से कौन जाएगा, OH माइनस MgOHBr, एंड कौन रह गया, H जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो बच गया ऑन द बेंजीन रिंग CH2C डबल बॉन्ड OH। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 मेथड है हमारे पास इसे फॉर्म करने की। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, किए होंगे तो प्रॉब्लम्स आएगा, वरना तो नहीं आने वाला। 6 वाला क्या है बताओ, एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। अरे बहुत सिंपल है, CH3 को हटाना है और आपको OH को ऐड करवाना है, हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन कर लो, ऑक्सीडेशन करो पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करो। होगा क्या, जिस तरह से आप अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हो वैसे ही एसिटोफिनोन का होता है, सो डोंट वरी, सेम। पहले आपको लेना है KMnO4KOH, तो होगा क्या बेटा यहाँ पर ऑन द बेंजीन रिंग COO- K+ बनेगा, पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा। यही होता है अल्काइल में भी। बताओ, यहां पर से CO2 निकलेगा, यहां से वाटर भी निकलेगा,
समझ में आ रहा है? बैलेंस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पर H प्लस टेक प्लेस ऑफ K, तो यहाँ पर फाइनल क्या मिलेगा? COOH। सेम याद इतना रखना है आपको सिंपल सा, अल्काइल बेंजीन का जिस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, हम लोग एसिटोफिनोन का एग्जैक्टली उस तरह से कर सकते हैं। चलिए फिर बताइए, आप लोगों ने सॉल्व करे कि नहीं? कितने लोगों ने करे? हाथ ऊपर करो जरा। दैट्स नॉट गुड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किए हैं। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। आपको जब होमवर्क दिया जाता है तो करके आइए। बोलो बेटा। सर इसमें आपने KMnO और KOH तो किया, बट आपने सर लिखवाया था कि जब तक बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन ना हो तो नहीं होगा, तो इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पर ये जो स्पीसी है, जो रूल मैंने लिखवाया था वो कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए लिखवाया था कि अल्काइल स्पीसी के लिए लिखवाया था? तो फिर कॉमन सेंस है कि वो सिर्फ अल्काइल के लिए एप्लीकेबल है। कार्बोनिल ग्रुप के लिए तो रेजोनेंस देखना पड़ेगा फिर, और रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं तो हाइड्रोजन भी तो आ सकता है वहां पर, राइट? तो सिर्फ हम अल्काइल स्पीसी के लिए अप्लाई करते हैं उससे। तो ये ध्यान रखिए कि बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप है तब जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन होना जरूरी है। कार्बोनिल के लिए वो रूल अप्लाई नहीं होता है। बोलिए बेटा, और कोई प्रॉब्लम? सारे करवाऊंगा मैं तो टाइम ज्यादा जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक नंबर क्या है? एक नंबर स्टाइरिन में से, स्टाइरिन का फॉर्मूला क्या है? वो तो मैंने लिखवाया था साइड में। दिस इज द स्टाइरिन। अब इसका ऑक्सीडेशन कर लो, KMnO4 H प्लस, आपकी मर्जी हो वो ले लो, ऐसे भी KMnO4 ले लो, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, एल्डिहाइड बन जाएगा। आपने ओजोनोलिसिस करवाया? ओजोनोलिसिस नहीं, ओजोनोलिसिस भी करवा सकते हो आप, तो वहां पर भी एल्डिहाइड बनने वाला है। तो ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, बाद में उसका ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो एक तरीका है ही। दूसरा तरीका क्या है? KMnO4 से डायरेक्टली ऑक्सीडेशन करवाओ विदाउट ओजोन, ऑक्सीडेशन करवाओ। ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहां पर बनेगा CHO, ये CO2 रिलीज होगा, ये H2O रिलीज होगा। समझ में आ रहा है? CO2 एंड H2O रिलीज होगा। ऑक्सीडेशन करवाए तो ऑक्सीजन तो दे ही रहे हम। अब बेंजाल्डिहाइड बन गया, अब तो कहानी आसान है बेटा। आप चाहो तो टॉलेंस ले लो, आप चाहो तो फेलिंग ले लो, आप चाहो तो KMnO4 को फर्दर ऑक्सीडाइज में यूज करो। वैसे भी यहां तक टिकने वाला कहां है? KMnO4 लिया हमने, ये तो एंड तक जाएगा और क्या बनाएगा? COOH, KMnO4 एंड KOH। अब समझ में आया कि नहीं? हटा दो बेटा इसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ समझने के बाद करने हैं तो कन्वर्जन ही। आपको कुछ नहीं सूझ रहा तो याद रखना KMnO4 सब काम करेगा आपका, तो आप वो चांस ले सकते हो। ओके, चलिए लिखे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे इतना कुछ है नहीं इसमें, लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। C कार्बन 1 से लेके कार्बन 9 तक ये सारे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। कार्बन 1 से लेके कार्बन 9 तक सारे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, लिख के रखो। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? फॉर्मिक एसिड। ओके, तो उस हिसाब से आपको COOH के कार्बन को भी इसमें काउंट करना है। अब
कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा पूछ लेते हैं कि 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से स्टेट में अवेलेबल होगा, लेकिन ध्यान रखो रूम टेम्परेचर पे ये कहानी है। हाई टेम्परेचर पे तो वो भी वेपर स्टेट हो सकता है, गैसेस स्टेट हो सकता है, तो एट रूम टेम्परेचर ये कहानी एप्लीकेबल है एट रूम टेम्परेचर। कलरलेस है, अनप्लीजेंट स्मेल है, लिखो कलरलेस है ये सारे और अनप्लीजेंट स्मेल है। कार्बन 9 से कार्बन नंबर जब बढ़ेंगे ग्रेटर देन 9 देन इट बिकम अ सॉलिड बट वैक्स टाइप सॉलिड। मीण जेवा घन वैक्स टाइप सॉलिड हो जाते हैं ये। लिखिए साइड में नॉट एनी स्मेल, कोई स्मेल नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती है। यस, रूम टेम्परेचर पे सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is higher than aldehyde and ketone। aldehyde and ketone की कंपेयर में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन कहानी कब सही है? सेम नंबर ऑफ कार्बन ले लो तब, या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम ले लो तब। अब ऐसा क्यों है, रीजन भी तो पता होना चाहिए, तो ध्यान रखो कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O O बॉन्ड H, RC डबल बॉन्ड O O बॉन्ड H, दिस इज डाइमर फॉर्म, डाइमर फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड आपको ये ध्यान रखना है इवन इन अ वेपर स्टेट द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अ डाइमर फॉर्म, इवन इन अ वेपर स्टेट। तो ये लिख सकते हो यहां पर even in vapor state, even in a vapor state। और ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? नहीं, ये तो डायमर में 2 बनाए, एक्चुअली कितने बना सकता है पता है? कोई भी कंपाउंड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लोन पेयर इन हाइड्रोजन के ऊपर। एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, टोटल 5 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। लोन पेयर यहां पर एक, यहां पर एक, तो 2 H बॉन्ड यहां से बन सकते हैं, 2 H बॉन्ड यहां से बन सकते हैं, एक यहां से बन सकता है। नंबर ऑफ H बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन वो वाले नहीं जो अल्काइल में है, हाइड्रोजन वो वाले जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई H2O, D2O एंड H2O2, ये तीनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। चलो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत आसान है, देखो सुनो ध्यान से। H2O की मैं बात करूं तो ये H2O है, D2O ये है और H2O2 क्या है? ये वाला। इसके ऊपर लोन पेयर है तो एक H बॉन्ड ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये और एक। यहां पर 4 H बॉन्ड बन सकते हैं, है कि नहीं? सिमिलरली ये ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन ही तो है, तो वो भी तो H बॉन्ड बनाएगा। D बॉन्ड नहीं बोलते उसे, H बॉन्ड नहीं बोलते। तो यहां पर ये और ये और ये भी 4 H बॉन्ड बना रहा है। यहां पर देख लो तो एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये और ये, टोटल कितने? 6 H बॉन्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ H बॉन्ड बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। तो H2O2 का तो हाईएस्ट, सवाल उठता है ये दोनों में, तो फिर क्वेश्चन करो अपने आप से मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा? D2 होगा, तो सेकंड का, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है, बट ये H बॉन्ड के ऊपर से याद आया मुझे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। lesser number of carbon containing carboxylic acid, lesser number of carbon containing carboxylic acid
आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत आसानी से घुल जाते हैं पानी के अंदर। कौन से? जो बहुत कम कार्बन के नंबर कैरी करते हैं, जैसे कि HCOOH को देखो, फिर CH3COOH को देखो, तो ये आसानी से घुल जाएंगे पानी के अंदर। बट सवाल उठता है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो क्यों नहीं डिसॉल्व होते? तो आपको ये पता होगा, हम जो पढ़ के आए हैं, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ। उसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक देखा था। अब अल्काइल सीरीज हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक वाटर से रिपल्शन करती है। अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो चेन बढ़ेगी, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं RCOOH में यदि R में बड़ा ले लूं, R यदि नंबर ऑफ कार्बन कैसे ले लूं? ज्यादा, तो इसका नेचर कौन सा बेटा? हाइड्रोफोबिक नेचर। एंड हाइड्रोफोबिक नेचर जो है वो वाटर के साथ क्या करेगा? रिपल्शन करेगा, वाटर में आसानी से वो डिसॉल्व नहीं होता। तो COOH चाहेगा कि डिसॉल्व करो और R चाहेगा कि डिसॉल्व नहीं होना। एक ही परिवार में दो लड़ाइयां, एक बोल रहा है ये काम करना है, दूसरा बोल रहा है नहीं करना है। जो बड़ा होगा उसका काम हो जाएगा, हमारी कौन सुनता है? ये साफ है। हाइड्रोफोबिक नेचर इन वाटर, सो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज विथ इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन। हो गया? चलिए हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टीज। बता दो ना बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी को एनसीईआरटी में से भी एक बार देख लेना आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देख लेना। एनसीईआरटी को तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ऐसा मत करना कि एनसीईआरटी को छोड़ के आप कुछ कर रहे हो। एनसीईआरटी को तो लाइन टू लाइन पढ़ो, क्योंकि देखो अब ये चैप्टर खत्म होने को है हमारा, कल खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो इसमें यूजेस आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, अब एल्डिहाइड है, कीटोन है, सबके यूजेस दिए हैं। अब मैं वो नहीं बता रहा क्योंकि वो पढ़ने हैं आपको बुक में से। अब आप एनसीईआरटी छोड़ रहे हो, सवाल वहां से आया, तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए और यूजेस के लिए तो खास करके। केमिकल प्रॉपर्टी तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, बट फिर भी यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अच्छे से आपको एनसीईआरटी में से पढ़नी है। ओके, चलिए केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम लोग जिसके साथ इसकी कंपैरिजन आगे जाके करने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले हम लोग अल्कोहल देखते हैं ROH, फिर हम लोग AROH। AROH को क्या बोलेंगे? फिनॉल। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? क्यों एराइल अल्कोहल बोल रहे हैं? फिनॉल है ना, ये तो जाना पहचाना है। और हम लोग यहां पर ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों की मुझे कंपैरिजन आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता होगा कि अल्कोहल जो है वो कोई भी मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ कांटेक्ट में आए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सोडियम के साथ ये तीनों का रिएक्शन देख रहे हैं कि भाई एक्टिव मेटल ले लो सोडियम और देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर बनेगा RO Na+ एंड इन दैट केस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा बेटा। यहां से क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। चाहो तो बैलेंस करो, 2 मोल 2 मोल 2 मोल हो गया बैलेंस। यदि हम यहां पर रिएक्शन करें तो सेम 2 मोल ले लो, 2 मोल ले लो। AR का मतलब क्या है बेटा? हाँ, एरोमेटिक बोल सकते हो आप लोग। 2ArO Na+ और यहां से रिलीज होगा H2 गैस। क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। और फिर अगेन सोडियम के साथ 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा लिया तो अगेन यहां पर मिलेगा RCOO- Na+ 2 मोल एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज्ड। हाइड्रोजन गैस विल रिलीज्ड। बोलिए
अब तीनों का कॉमन ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, कोई फर्क नहीं दिख रहा। चलो दूसरा एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये तो सोडियम की बात है। अब यदि मैं यहां पर ये तीनों को, अल्कोहल को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊं, क्या होगा बताओ? तो ये बनेगा RO माइनस Na+NH2O, होगा कि नहीं? यदि मैं ArOH का NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या होगा? तो सेम ArO माइनस Na+NH2O हो गए। एंड देन आफ्टर हम ले रहे हैं RCOOH। अब चाहो तो बैलेंस कर लेना 2-2 मोल करके, NaOH के साथ रिएक्शन करवा लो तो क्या होगा? RCOO माइनस Na+NH2O। तो ये तीनों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कॉमन रिएक्शन दे रहे हैं। यहां से प्रूव क्या करना चाहते हैं? एसिडिक नेचर। ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। मेटल के साथ जब कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो एसिडिक नेचर होता है। बेस के साथ जब सॉल्ट देता है तो एसिडिक नेचर का प्रूफ है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब बात है अल्कोहल एंड फिनॉल। अब ये दोनों ने NaOH के साथ तो सॉल्ट बना लिया, और NaOH है कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। अब यदि यहां पर मैं NaHCO3 ले लूं और Na2CO3 ले लूं, जबकि वो वीक बेस है, तो वीक बेस के साथ ये दोनों में से एक ने भी काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये भी तो वीक होंगे, ये भी तो वीक होंगे, और वीक सॉल्ट नहीं बना रहे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है बेटा? वीक बेस है। क्या है? वीक बेस। जबकि ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो हर कोई रिएक्शन कर लेता है, वीक बेस के साथ अल्कोहल फिनॉल रिएक्शन नहीं कर रहे। बट कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा तो ये NaHCO3 देख के भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन वाटर रिमूव करेगा कि नहीं करेगा? CO3 में से CO2 बच गया। अब क्या बचा? सोडियम टेक प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, RCOO माइनस Na+। बोलो, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से दूसरा, यहां से ऑक्सीजन, वाटर रिमूव हुआ CO2, तो सॉल्ट बन गया। फिर RCOOH, उसका रिएक्शन मान के चलो Na2CO3 से कर लो बेटा। Na2CO3 से कर रहे हो तो ये 2 मोल ले लो, ये प्लस ये माइनस, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। H+ कितने? 2 मोल। यहां से ऑक्सीजन को हटा लो, क्या रिमूव करेंगे? वाटर। फिर यहां से क्या रिमूव होगा? CO2। हाउ मेनी सोडियम? 2 सोडियम टेक प्लेस ऑफ H+, देन 2 मोल ऑफ RCOO माइनस Na+। कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोगों को H2O, CO2 एंड सॉल्ट मिल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सब कुछ दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों की कंपेयर में कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वेरी गुड एसिड, इसीलिए तो इसके पीछे एसिड नेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एसिड है तो पीछे एसिड बोलना पड़ता है हम लोगों को। ये कहानी। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है और बहुत जरूरी, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार। आप कॉम्पिटिटिव के पेपर चेक करना, ये जो एरिया में बताने जा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब यहां पर हम लोग एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करूं तो हमें इतना तो पता है कि है तो ये वीक एसिड है मिनरल एसिड की कंपेयर में। HCl, H2SO4, HNO3, वो तो बड़े बड़े दिग्गज है ना, उनकी कंपेयर में तो बेचारा वीक है, इनकी कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग है। बट वैसे आप देखा जाए तो ये वीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस करेगा। आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने देखा था कि वीक सब्सटेंस ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहता है आयोनाइजेशन में। तो यहां से ये H+ इसमें जाएगा, बनेगा क्या? H3O+ हाइड्रोनियम आयन, N बनेगा RCOO-। अब कभी ना कभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो एट दैट टाइम हम इसको K इक्विलिब्रियम लिखेंगे। तो इसका K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं कि नहीं? जब K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो RCOO- एंड H3O+ के कंसंट्रेशन को ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपर साइड, लोअर साइड क्या आएगा बेटा? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन RCOOH एंड वाटर। हम जब भी कोई काम पानी के साथ करवाते हैं तो पानी हम ज्यादा प्रोपोर्शन में ही यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट,
और वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर कैसा माना जाता है? कांस्टेंट। वाटर का प्रोपोर्शन कांस्टेंट मान लिया जाएगा तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो। K इक्विलिब्रियम इनटू H2O इज इक्वल टू RCOO माइनस H3O प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH। अब बेटा ये है क्या? एसिड। तो इस मल्टीप्लिकेशन को एक नए कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज Ka, एंड Ka इज इक्वल टू RCOO माइनस H3O प्लस अपॉन RCOOH। बोले समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोगों को एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो इतना समझ में आता है कि H3O प्लस के साथ Ka का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख सकते हैं कि जब जब Ka की वैल्यू बढ़ेगी H3O प्लस की वैल्यू बड़ी मानेंगे हम। अब H3O प्लस की वैल्यू को बड़ी मानेंगे तो एसिडिक नेचर कैसा रहेगा? ज्यादा होगा। एसिडिक नेचर उसका ज्यादा होगा। लेकिन यहां से सवाल अब तक नहीं आया। सवाल जो पूछा जाता है वो pKa के ऊपर आता है। अब आपको पता होना चाहिए pKa इज इक्वल टू माइनस log 10 Ka। अब pKa का Ka के साथ माइनस रिलेशन है लॉग में, तो जितना Ka बड़ा होगा pKa उतना ही छोटा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये अब एसिडिक नेचर के साथ pKa का रिलेशन इनवर्सली हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि whenever the Ka value is increase, the value of pKa decrease, then H3O plus concentration increase and the acidic nature increase. Acidic nature increase. सवाल यहां से आते हैं। तो ये एरिया बहुत काम का है आपके लिए, बहुत ही काम का है। चलिए क्लियर है सबको? तो यहां पर हम लोग एक कंक्लूजन, यदि कंक्लूजन ही लिखना है तो लिख सकते हैं pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द एसिडिक नेचर। ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अब एक और सवाल है जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर अच्छे से बैठ जाना चाहिए। उस सवाल का आंसर वो है फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर की कंपैरिजन। चलिए ये हो गया है आपका। क्या करें हम लोग, जरा ध्यान रखना बेटा। हम लोग यहां पर ले रहे हैं फिनॉल। फिनॉल में आएगा ऑन द बेंजीन रिंग OH। जैसे ही मैं पानी में इसको भी डिसॉल्व करूंगा ये H यहां पर आएगा। यहां पर क्या बनेगा? H3O प्लस और यहां पर मुझे मिलने वाला है फिनॉक्साइड आयन O माइनस। कुछ इस तरह से फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। इसे बोलेंगे हम लोग फिनॉक्साइड आयन। अब आप जरा इस चीज को समझो कि ये फिनॉक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जा सकता है। कॉन्जुगेटिव सिस्टम दिख रही है हमको। अब यदि मैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाऊं तो पहला तो मेन यही है। अब बाकी के इलेक्ट्रॉन को मैं नहीं लिख रहा, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। अब जब रेजोनेंस होगा तो होगा ये कि यहां से ये इधर आएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहां पर माइनस चार्ज और ये। चलिए बाद में क्या होगा बताओ। अब ये कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं आप लोग, बहुत बार आ चुका है ये। तो फटाफट से बना लीजिए आप लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। चलिए देन आफ्टर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन आगे के कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनकर शिफ्ट हो जाएंगे। चलो डबल बॉन्ड O और उसके बाद क्या होगा तो देखो माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देन आफ्टर यहां पर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस, और यहां पर O नेगेटिव चार्ज। तो ये फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यदि मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा?
यहां पर बनेगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड तो सभी जगह है तो पूरे में मैं राउंड कर सकता हूं, और ऑक्सीजन के साथ भी बेंजीन के साथ मैं पार्शियल डबल बॉन्ड बना सकता हूं। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और 3 कार्बन के ऊपर आ रहा है, देखो ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे और ये ऑर्थो पे, तो नेगेटिव चार्ज, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। आपको पता है रेजोनेंस जब होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सुनना ध्यान से, यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि H3O+ का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। बोलो, क्योंकि एसिडिक नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? H+ के नंबर के ऊपर। अब ये H+ रिलीज हो गया, फिर ये H+ यदि इसके पास आया और वापिस से बना लिया तो एसिडिक नेचर कम होगा, बट ये माइनस चार्ज स्टेबिलाइज नहीं है, मींस अंदर की तरफ जा रहा है, ऊपर फिक्स नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या ऊपर है? यदि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चिपका रहता तो H+ को वापस ले लेता, H+ को वापस ले लेता तो फिनोल वापस बनता, तो एसिडिक नेचर कम हो जाता। बट ये माइनस चार्ज अंदर भी तो जा रहा है, तो फिनोल का एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो सवाल ये उठता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें, जरा ध्यान रखना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में पानी में डालने के बाद देखा जाए तो यहां पर बनेगा RCOO- एंड H3O+। अब ये RCOO- जो है उस पीसी को देखा जाए तो ये होगी कि नहीं? अब इसमें भी तो रेजोनेंस हो सकता है। अब रेजोनेंस होगा लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और यहां पर ऐसे आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहां पर बनेगा कुछ O- और डबल बॉन्ड O। तो यहां पर पीसी को देखो तो ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑलवेज माइनस है, अब माइनस है तो H+ का जुड़ना जल्दी हो जाएगा। अब H+ का जुड़ना जल्दी हो जाएगा तो कहानी क्या आती है कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मैं आपको उलझा रहा हूं, अभी आंसर ही दूंगा कि ये कम एसिडिक होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो H+ आसानी से जुड़ सकता है, तो रिवर्स रिएक्शन आसान हो सकता है। तो एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का कम एंड फिनोल का, बट हम जो आगे रिएक्शन देख चुके, आगे के रिएक्शन, उसमें फिनोल वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो करता है। तो एक्चुअल में तो कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा एसिड है कंपेयर टू फिनोल। तो ये कंफ्यूजन है क्यों? देखो, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है और ये दोनों के बीच में माइनस चार्ज घूमता रहता है, राइट? अब इस कंफ्यूजन का आंसर बहुत सिंपल सा है, आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने बड़े उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, बट उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है, डोमिनेट कर जाता है वो फैक्टर कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। तो यहां पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? ज्यादा, और उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन होते हुए भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा जा रहा है, जो अनस्टेबिलिटी का रीजन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कंपेयर में कम है कि नहीं? कम है ना? और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए था, जबकि यहां पर कार्बन के ऊपर क्या जा रहा है? नेगेटिव। तो ये डोमिनेंट कर जाता है फैक्टर। तो आपको यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए, more electronegative element oxygen have a minus charge in carboxylate ion. More electronegative element oxygen have a negative charge in a carboxylate ion. It gives stability to carboxylate ion. It gives stability to carboxylate ion. It gives stability to carboxylate ion. फिनॉल के लिए लिख सकते हो फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन having a negative charge on oxygen as well as on a carbon. Oxygen as well as on a carbon. So it is a less stable. So it is a less stable compared to
कार्बोक्सिलेट आयन, कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। सो एसिडिक ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखें? एसिडिक ऑर्डर। अब अल्कोहल का तो लेना का मतलब भी नहीं है। अल्कोहल में क्या होगा? रेजोनेंस नहीं होने वाला, क्योंकि RO माइनस अल्कोक्साइड आयन, अब उसमें डबल बॉन्ड नहीं हम देख रहे, तो डबल बॉन्ड नहीं देख रहे तो उसमें रेजोनेंस नहीं होने वाला। तो एसिडिक ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, जरा ध्यान रखना। अल्कोहल कम एसिडिक है, उससे अल्कोहल में अच्छा एसिड कौन है? मिथेनॉल, ये याद रखना। बाकी सारे अल्कोहल इधर आए, मिथेनॉल यहां पर लिख रहा हूं मैं अलग से। फिर यहां पर कौन आएगा? फिनॉल। फिर कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें भी आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो इसे हटा दो। हो गया? चलिए अब हम लोगों को इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखना है। चलिए, आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा और इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ध्यान से सुन लो एक बार अच्छे से। हर केस में यहां से निकलेगा H+ तभी ये बनेगा एसिड। यहां से H+ निकलेगा बेटा तभी क्या बनेगा? ये एसिड बनेगा। H+ निकलता है तभी एसिड बोलते हैं हम लोग। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो ये ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं by electron withdrawing group the density of electron will decrease in carboxylic acid group। तो यहां पर लिख सकते हैं decrease the electron density। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब देखो कोई भी बॉन्ड है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कम हो रही है तो बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक। तो यहां पर लिख सकते हैं बॉन्ड बिकम वीक। अब बॉन्ड बिकम वीक तो ये बॉन्ड ब्रेक होना आसानी से ब्रेक होगा, तो H+ का निकलना इजी, H+ इजीली निकलेगा। तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर अच्छा रहेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ H+ इजी, रिमूवल ऑफ H+ इजी। सो एसिडिक नेचर इंक्रीज, एसिडिक नेचर विल इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज एसिडिक नेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में उल्टा देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो यहां पर लिख सकते हैं इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या बोलेंगे? बोलो, बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर लिखेंगे बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो H+ का निकलना मुश्किल है। ओके, तो नॉट इजी ऑफ रिमूवल ऑफ
H प्लस, रिमूवल ऑफ H प्लस आसानी से नहीं होगा, इसका मतलब एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये समझना तो बहुत आसान है, बट सवाल ये है कि ग्रुप कौन से, तो अब ये पता होना चाहिए बेटा आपको, पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट में -n+i देखा है आपने, तो वही ग्रुप है और कोई नहीं है, वही ग्रुप है। लेकिन मैं पूरा अच्छे से एक ऑर्डर लिखवा देता हूं, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाओगे। तो लिखिए, पहले आएगा सबसे बढ़िया वाला ग्रुप CF3। COOH के साथ जब CF3 जुड़ा है तो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आएगा, सबसे पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप। फिर आएगा CCl3, फिर आएगा CHCl2, CHCl2, फिर आएगा NO2, फिर आएगा साइनाइड, NO2 एंड साइनाइड। देन हेलोजन, हेलोजन में तो आपको पता ही है कौन सा ऑर्डर है, FCl Br एंड I, FCl Br I, ये ऑर्डर आएगा हेलोजन में। उसके बाद हम ले रहे हैं फिनाइल को, C6H5, फिर अल्काइल फिनाइल CH2 C6H5, CH2 C6H5, फिर आएगा अल्काइल मिस मिथाइल, फिर कार्बन के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका नेचर डिक्रीज होता जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब कोई भी क्वेश्चन आए कर सकते हो आप लोग। देखो, आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया, पहला सवाल ऐसा है, बहुत आसान सा सवाल यहां पर लिख रहा हूं मैं। CH3COOH A है, दूसरा है आपके पास C6H5COOH, तीसरा है आपके पास FCH2COOH। ये तीनों में से आपको बोलना है पावरफुल एसिड कौन, या ऑर्डर बताइए एसिडिक नेचर का। अब ऑर्डर क्या होगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना पावरफुल उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। अब यहां पर COOH के अलावा जो ग्रुप है ना वो देखो, CH3 C6H5 एंड F, CH2F या फिर F। देखो यहां पर अल्काइल ग्रुप है बट साथ में एक बढ़िया वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो ये CH3 रहा, ये वाला C6H5 ये रहा, और फ्लोरीन तो ये रहा। तो फ्लोरीन सबसे पहले आता है, तो पहले यहां पर C, फिर B, फिर A, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर? देखो जनरल ऑर्डर यदि बनाना है तो बना सकते हैं हम लोग, CF3COOH, CF3COOH, फिर CCl3COOH, फिर CHCl2COOH, फिर CH2 के साथ NO2 को ज्वाइंट करो COOH, फिर CH के साथ साइनाइड को ज्वाइंट करो COOH, फिर CH2 के साथ फ्लोरीन को ज्वाइंट करो COOH ले लो, फिर CH के साथ Cl को ज्वाइंट करो COOH, CH2 लेना है यहाँ पर, फिर CH2 के साथ Br COOH। एक कॉमन में ऑर्डर लिख रहा हूं, कौन सा गया, Br आ गया ना, CH2I COOH, फिर यहां पर बनेगा आपका बेंजीन के ऊपर COOH C6H5 बेंजोइक एसिड, फिर यहां पर आएगा CH2COOH, फिर यहां पर आएगा CH3COOH, एंड फिर आएगा CH3CH2COOH। ये पूरा ऑर्डर हो गया। सवाल इसी में से आता है। अब यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपके पास है A में बेंजोइक एसिड या फिर OCH3 ग्रुप ले लो, चलो यहां पर दूसरा कंपाउंड दे दिया ओनली बेंजोइक एसिड, और तीसरा कंपाउंड दे दिया आपको ऑन द बेंजीन रिंग COOH एंड NO2। अब क्या करोगे? इन दैट केस देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा और ये डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये नहीं पता तो प्रॉब्लम, ये नहीं पता है तो प्रॉब्लम।
आपको पता होना चाहिए। देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप है वो डोनर है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप है वो डोनर होते हैं। तो ऑक्सीजन है ना पहला, वो डोनर है, नाइट्रोजन वाले गेनर है, विड्रॉल है, और फिर कार्बन अल्काइल के अलावा जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन होता है वो भी विड्रॉल में आता है। तो यहां पर ये डोनर विड्रॉल है, तो यहां पर आंसर आएगा सी पहले, फिर बी, फिर ए। इसमें तो कोई डोनर नहीं, कोई विड्रॉल नहीं, इसमें विड्रॉल है, इसमें डोनर है, तो ये बीच में आएगा सी बी ए। समझ में आ रहा है पॉइंट? लिख लिया सबने? चलो हेडिंग लिखिए। अब रिएक्शन देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस देखेंगे। जाना पहचाना रिएक्शन जो आप ऑलरेडी करके आए हो, एस्टरिफिकेशन, बहुत बार देखा है। हो गया? हटा दो बेटा। बोलते रहना। अब हम लोग एक एक केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं बेटा। कल ये चैप्टर की पूर्णाहुति है। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में क्या बनता है? अल्कोहल। वेरी गुड, एस्टर ही बनेगा ना, सीधी सी बात है। पता है होता क्या है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, एक्चुअली लिखा जाए तो मिनरल एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसमें HCl गैस भी डाला जाता है। एक्चुअली लिखा जाए सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी लोग काम चला लेंगे। होगा क्या बोलो? यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, और यहां पर रिमूव होगा H2O, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश। ये बन गया स्टार। लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है। आपको क्वेश्चंस ऐसा लिख के दे सकते हैं ये लोग, RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HCl गैस। एक सेम रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, हाँ, सेम प्रोडक्ट। आपको लगेगा सर इंक क्यों बिगाड़ रहे हो? एस्टर सेम है, बट फर्क ये है, मान के चलो यहां पर मैंने OH, तो हो सकता है यहां से H और यहां से OH जाए, तो वाटर तो वैसे भी जा रहा है। अब होगा क्या? सुनो, हो सकता है कि यहां पर मैंने ऑक्सीजन के जो आइसोटॉप्स है 8O16 एंड 8O18, इसमें जो ये है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, O18 वाला। अब मैंने क्या किया? अल्कोहल के ऑक्सीजन को मार्क कर लिया O18 से। अब O18 इसमें से कहां होगा? पानी में होगा कि ईस्टर में होगा? ईस्टर में होगा। सवाल ऐसे आते हैं, तो ये मैकेनिज्म का सवाल है ना। वैसे तो मैकेनिज्म बिना देखे कैसे पता चलेगा कि ये H, वैसे देख तो वही रहा है कि भाई दोनों में सेम ही हो रहा है, कहीं से H निकालो कहीं से OH, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बेटा इतना समझो आप कि अल्कोहल में बॉन्ड ब्रेक यहां से ही हो सकता है आसानी से, H प्लस O माइनस। H प्लस अल्कोहल आसानी से क्या देता है? H प्लस। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ रहने वाला है? अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप के साथ रहा ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? एस्टर में जाएगा। तो यहां पर ये है वो O18 वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको लगे सर इसमें, अरे वो तो बॉन्ड ब्रेक में हमने गलती करी है ना, O18 यहां थोड़ी लिख सकते, ये यही आएगा। तो ये गलत है,
हम लोगों को यहां से क्या निकालना है, OH और यहां से H। तो लेबल जब करते हैं तब ध्यान रखना है आपको कि अल्कोहल का ऑक्सीजन जो है वो एस्टर में आता है। क्या मैकेनिज्म बता दूं पूरा इसका बेटा? करवाया था ना? हाँ, तो आपको पता होना चाहिए। याद नहीं है तो वापस करवा ले, याद है तो देख लेना एक बार, नहीं भी याद है तो एक बार करवाया ही है मैंने। अब ये है ना, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में आता है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, एस्टर की प्रिपरेशन में आता है, बहुत सारी जगह पे इसका यूज आ गया। चलिए तो सेकेंड रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन विथ PCl3, PCl5 and SOCl2। SO2Cl भी ले सकते हो, SOCl2 भी ले सकते हो। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, SOCl2, जिसे बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। पता है SOCl2 को क्या बोलते हैं बेटा? थायोनाइल क्लोराइड। देखो जो दिया है बुक में वही हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेके लेना है हम लोगों को। कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 ले लेंगे, रिएक्शन होगा। ये पहली बार नहीं आ रहा, ये पढ़ चुके हैं। इसके 3 मोल लेने हैं। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस OH को हटाना है, H3PO3, तो यहां पर बनेगा H3PO3। फर्क ये था, वहां पर OH था, अल्कोहल था, OH को हटा के हम कुछ डाल रहे थे, अल्काइल हैलाइड बनता था। याद आया कुछ? अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की बेस्ट मेथड 3 मेथड बताई थी, उसमें बेस्ट मेथड SOCl2 वाली। यहां पर बनेगा 3 मोल ऑफ RCOCl, फिर ले लो RCOOH, रिएक्शन होगा PCl5 के साथ बेटा। अब दोनों को हीट करना है। अब PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब ये जो है ना, ये होते हैं एक्सियल। अब एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो 2 क्लोरीन देने वाला है। ये कितने क्लोरीन देगा? 2। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलके HCl रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? HCl। फिर यहां से ऑक्सीजन जो है इस फास्फोरस के साथ और दूसरा क्लोरीन CO के साथ, यहां पर बनेगा RCOCl। एक ऑक्सीजन जो बचा वो फास्फोरस को दे दो, POCl3। ये इसलिए मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी जानते हो आप ये सारी चीजें। P डबल बॉन्ड O and Cl3 ऐसा होता है। यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आएगा sp3, बिकॉज डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड काम नहीं करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन में। इसका नेम पूछे तो क्या लिखोगे? फॉस्फोराइल क्लोराइड। क्या लिखोगे? फॉस्फोराइल क्लोराइड। फॉस्फोराइल क्लोराइड, दिस इज अ फॉस्फोराइल क्लोराइड। देन आफ्टर RCOOH, यदि मैं रिएक्शन SOCl2 से करवा लो, इसे बोलते हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड। दिस इज द थायोनाइल क्लोराइड। बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा बेटा, अगेन होगा क्या? यहां से ऑक्सीजन SO में चला जाएगा और SO बन जाएगा SO2 गैस। SO बन जाएगा SO2 गैस। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलके बनाएंगे HCl गैस, और दूसरा जो क्लोरीन बच गया वो CO के साथ ज्वाइंट होगा, बनेगा RCOCl। इसमें ये जो SO2 गैस है वो इवापोरेट मींस बाहर निकलेगा, HCl है वो बाहर निकलेगा, तो रह जाएगा कौन? सिर्फ RCOCl। तो ये RCOCl के प्रोडक्शन की बेस्ट मेथड है, अल्काइल हैलाइड के प्रोडक्शन की भी बेस्ट मेथड है। ये समझ में आया कि नहीं? अब छोटे छोटे 4 पॉइंट बच रहे हैं। कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। अमाइन चैप्टर है मजेदार, आसान,
उसमें से क्वेश्चंस बहुत आते, कल जी 2 सवाल हाँ, मुझे बुरा बहुत लगा। पॉलीमर में से सवाल था। कन्वर्जन में प्रॉब्लम